बच्चों, इस वीडियो में हम हिंदी के वैसे प्रश्नों को कवर करेंगे जहां से आपके 17 फरवरी को होने वाले हिंदी के परीक्षा में सबसे अधिक प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देर के इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में लेखक समाज में श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा के नकारात्मक पहलुओं को कैसे उजागर करते हैं। तो बच्चों, इसका हम आंसर लिखेंगे कि इस निबंध में लेखक समाज में श्रम विभाजन और जाति प्रथा द्वारा उत्पन्न असमानता, भेदभाव एवं मानवीय गरिमा में कमी पर प्रकाश डालते हैं। और बताते हैं कि परंपरागत ढांचों में लोगों को उनके जन्म के आधार पर बांटकर उनके विकास और सामाजिक एकता में बाधा डाली जाती है। लेखक इस व्यवस्था के दुरुपयोग और सामाजिक गतिरोध पर भी चिंतन करते हैं, जिससे यह प्रश्न उठता है कि आधुनिक समाज में इन प्रथाओं का स्थान क्या होना चाहिए। यानी कि लेखक यह बताना चाह रहे हैं कि कोई व्यक्ति अगर दलित या गरीब परिवार में जन्म लेता है तो वह व्यक्ति दलित और गरीब ही नहीं, उसका भी यह अधिकार है कि वह व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है, किसी ऊंचे पद पर वह भी नियुक्त हो सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है 20 के दांत कहानी से है कि 20 के दांत कहानी में मुख्य पात्र के व्यक्तित्व और सामाजिक व्यवहार में कौन से विषाक्त पहलुओं का चित्रण है। तो बच्चों, आप जानते हैं कि 20 के दांत कहानी में क्या होता है कि 20 के दांत कहानी में लेखक मुख्य पात्र के माध्यम से समाज में विद्यमान कपट, लालच और दोगलापन को उजागर करते हैं। पात्र की आंतरिक जटिलताएं, नैतिक संघर्ष और सामाजिक अपेक्षाओं के बीच फंसी स्थिति उसे एक ऐसा चित्र प्रस्तुत करती है जहां बाहरी चमक के पीछे छिपी कठोर वास्तविकताएं और विषाक्त भावनाएं भी दिखाई देती है। कहानी का मूल उद्देश्य पाठक को सतर्क करना और सामाजिक बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित करना है। यानी कि समाज में आजकल बहुत बुरे लोगों के साथ व्यवहार किए जाते हैं, उसी चीज को इस कहानी में दिखाया गया है। ये सभी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे से आप याद करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत से हम क्या सीखे चैप्टर से कि भारत से हम क्या सीखे पाठ में लेखक किस प्रकार के राष्ट्र निर्माण के आदर्श को प्रस्तुत करते हैं। तो हम इसका आंसर लिखेंगे बच्चों, इस भाषण में यह क्या है कि यह भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, यह एक भाषण है। तो इसमें लिखा गया है कि इस भाषण में लेखक भारतीय संस्कृति, विरासत, आत्मनिर्भरता, एकता और सामाजिक न्याय के आदर्शों को रेखांकित करते हैं। वे भारत के इतिहास से प्रेरणा लेकर युवाओं को यह संदेश देते हैं कि समाज के हर तबके के नैतिकता, सच्चाई एवं सहिष्णुता का विकास राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या महत्वपूर्ण होता है। पाठ में समकालीन चुनौतियों के संदर्भ में आत्मगौरव और देशभक्ति की भावनाओं को प्रमुखता से प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो इस पाठ में मेनली क्या बताया गया है कि जो हमारे देशभक्ति है, भारत के लोगों के प्रति भारत के लोगों में जितना देश के प्रति देशभक्ति है, उसी चीज को इस चैप्टर में दर्शाया गया है और वही चीज यहाँ पूछा जा रहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस चैप्टर से है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। निबंध में लेखक शारीरिक परिवर्तन के साथ मानसिक और सामाजिक परिवर्तन का क्या संबंध दर्शाते हैं। तो जिस तरह से हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं, उसी तरह से हमारे मन में और समाज में कैसे परिवर्तन होता है या क्या परिवर्तन होना चाहिए, उसी चीज को इसमें दर्शाया गया है। तो पढ़ते हैं बच्चों कि इस निबंध में नाखूनों के बढ़ने की प्रक्रिया को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यानी कि एक मानकर चला गया है कि नाखून बढ़ते हैं, जो निरंतर परिवर्तन और अनदेखी की ओर इशारा करता है। यानी कि जो हम नहीं भी चाहते हैं तो नाखून बढ़ता है, यानी कि निरंतर परिवर्तनशील है और अनदेखी इशारा कर रहा है। लेखक कहते हैं कि जैसे नाखून बिना रुके बढ़ते रहते हैं, वैसे ही मनोवैज्ञानिक एवं सामाजिक परिवर्तन भी अनिवार्य है। यानी कि जिस तरह से अगर हम नहीं भी चाहे तो हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं, उसी तरह से हमारे अपने लोगों के विचारों में भी परिवर्तन और समाज में भी परिवर्तन जरूरी है। इस रूपक
के माध्यम से चेतावनी देते हैं कि अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं। यानी कि जब समय पर लोग अगर सचेत ना होकर लोग अपना मानसिकता को नहीं बदले और लोग समाज को आगे बढ़ाने या समाज में विकास की प्रवृत्ति को नहीं सोचे तो एक बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे नागरी लिपि चैप्टर से है कि नागरी लिपि निबंध में लेखक किस प्रकार भाषा और लिपि के महत्व को उजागर करते हैं और भाषा और लिपि के बारे में इसमें बताया गया है। बच्चों इसका आंसर लिखा हुआ है कि नागरी लिपि निबंध में लेखक भाषा को केवल संचार का साधन नहीं बल्कि सांस्कृतिक पहचान एवं विरासत का संवाहक बताते हैं। यानी कि भाषा जो होता है यह सिर्फ बातचीत का माध्यम नहीं है बल्कि हमारे संस्कृति को भी दर्शाता है। और इस बात पर जोर देते हैं कि हमारी लिपि में हमारी परंपराएं, इतिहास और भावनाएं संजोई होती है। मतलब कि जो लिपि में हम बात करते हैं, जैसे हम हिंदी में बात करते हैं तो देवनागरी लिपि है, तो इसमें हमारी परंपराएं भी इसमें जब हम बात करते हैं तो इससे हमारे बातचीत के जो टोन होती है उससे हमें हमारी परंपराएं याद आती है। ठीक है, इतिहास कितना पुराना यह देवनागरी लिपि होगा तो ये सभी इतिहास में आ जाते हैं। तो लेखक का तर्क है कि आधुनिकता के साथ साथ हमें अपनी जड़ों एवं सांस्कृतिक धरोहर को भी संरक्षित रखना चाहिए। यानी कि जिस तरह से अभी आधुनिकता में जैसे बहुत बड़े बड़े मशीन या बहुत चीज़ों का निर्माण हो रहा है उसी तरह से ये सब सही है, लेकिन अगर हम अपने जो इतिहास में जो हमारे संस्कृति है, धरोहर है, उससे अगर हम नहीं संजो कर रखें तो ये हमारे लिए आगे चलकर बहुत ऐसा लगेगा कि बहुत चीज़ हम खो चुके हैं, जिससे सामाजिक एकता और आत्मसम्मान की भावनाएं बनी रहे। अगर इस सभी चीज़ों को अगर हम संरक्षित करके रखें तो इससे क्या होगा कि हमारे समाज में एकता का भाव बना रहेगा और आत्मसम्मान की भावना एक दूसरे के प्रति बनी रहेगी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बहादुर कहानी में साहस और नैतिकता के कौन से पहलुओं को उजागर किया गया है? तो बहादुर कहानी में साहस और नैतिकता के पहलुओं को किस तरह से उजागर किया गया है तो बताते हैं कि बहादुर कहानी में न केवल शारीरिक वीरता बल्कि नैतिक साहस एवं प्रशंसा की गई है। मतलब कि कोई व्यक्ति शरीर से ही इसमें मजबूत नहीं है बल्कि जो बहादुर है वह नैतिक साहस भी उसके अंदर है। कहानी के पात्र दिखाते हैं कि सच्ची बहादुरी कठिन परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांत और नैतिक मूल्यों के प्रति अडिग रहने में निहित है। ठीक है, लेखक यह संदेश देते हैं कि समाज में असमानता या अन्याय के खिलाफ खड़े होकर सुधार की दिशा में कदम बढ़ाना ही वास्तविक बहादुरी। यानी कि जो अगर समाज में कहीं गलत हो रहा है तो उसके विरोध करना या उसमें उसका विरोध करके उसका सही निष्कर्ष निकालना ही एक बहुत बड़ा बहादुरी है। ठीक है, अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन चैप्टर से कि परंपरा का मूल्यांकन निबंध में लेखक किस प्रकार की परंपराओं का विश्लेषण करते हैं और उनका सामाजिक प्रभाव क्या बताते हैं। तो बच्चों इसमें बताया गया है कि इस निबंध में लेखक परंपराओं के दो पहलू पर विचार करते हैं। एक और सामाजिक एकता और एक और सामाजिक पहचान के सूत्रधार हैं, तो दूसरी ओर कुछ परंपराएं प्रगति में बाधा उत्पन्न करती है। लेखक का दृष्टिकोण है कि परंपराओं का चयन विवेकपूर्ण होना चाहिए जिससे समाज के उन पक्षों को बढ़ावा मिले जो विकास और समानता का मार्ग प्रशस्त करे और अव्यावहारिक एवं अनुचित परंपराओं को परित्याग किया जाए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बच्चों ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला जित मैं निरखत हूँ चैप्टर से है कि जित मैं निरखत हूँ साक्षात्कार में लेखक व्यक्ति की आंतरिक जटिलताओं एवं समाज के बीच संघर्ष को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। तो बच्चों इसका हम आंसर लिखेंगे कि इस साक्षात्कार शैली में लेखक आत्मविश्लेषण के माध्यम से अपने विचारों, अनुभवों और भावनाओं का चित्रण करते हैं।
ठीक है। और बताते हैं कि व्यक्ति अपनी आंतरिक सोच एवं समाज की अपेक्षाओं के बीच संतुलन बनाते हुए अपनी पहचान निर्मित करता है। इस प्रश्न के उत्तर में यह समझाया जा सकता है कि आत्मनिरीक्षण और ईमानदारी से जीवन के संघर्षों का सामना करना ही व्यक्तिगत विकास का आधार है। यानी कि जब हम कोई अगर हमारे संघर्ष आ जाए, जब हमें संघर्ष से लड़ने की जब ज़रूरत आए, तो उस समय हमारा आत्मनिरीक्षण यानी कि हम अपने आत्मनिर्भर मतलब खुद से करें और ईमानदारी से उस संघर्ष को निभाएं और संघर्ष से लड़े और इससे हम आगे बढ़े। ठीक है। अगला चैप्टर है अभिनय चैप्टर से है कि अभिनय ललित रचनाओं में लेखक ने रचनात्मक एवं भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कौन कौन से साहित्यिक तत्वों का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों बताया जा रहा है कि अभिनयों में लेखक ने समृद्ध काल्पनिक शक्ति, सुंदर चित्रण और प्रतीकात्मक भाषा का उपयोग किया है। उन्होंने भावनाओं को उभारने हेतु उपमा, रूपक एवं अत्यधिक अलंकारों का सहारा लिया है। इस रचनात्मक प्रयोग से पाठक को न केवल कलात्मक सौंदर्य का अनुभव होता है, बल्कि जीवन के गूढ़ अर्थों की भी झलक मिलती है। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है हमारा मछली चैप्टर से अंतिम क्वेश्चन है कि मछली कहानी में प्रकृति और समाज के बीच संबंधों को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो बच्चों मछली कहानी में मछली की संघर्षपूर्ण जीवन को एक रूपक के रूप में प्रस्तुत किया गया, यानी कि मछली का जो संघर्षपूर्ण जीवन है इसे समझाने के लिए लिया गया है, जो मानव जीवन के संघर्षों और प्रकृति के अनिश्चित नियमों को दर्शाता है। कहानी में यह संदेश निहित है कि जैसे मछली अपने पर्यावरण में जीवित रहने के लिए संघर्ष करती है, यानी कि मछली पानी में रहने के लिए जिस तरह से संघर्ष करती है, वैसे ही मनुष्य को भी सामाजिक और प्राकृतिक चुनौतियों का सामना करते हुए संतुलन साधना पड़ता है। ठीक है। तो बच्चों ये थे आपके हिंदी के 10 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जहां से 17 फरवरी को होने वाले हिंदी की परीक्षा में आने की सबसे अधिक संभावना है। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।